सबसे पहले तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको प्रथम संस्करण का वक्तव्य जो रामचंद्र शुक्ल पढ़ाने वाली हूँ, ये पूरी बुक मैं आपको दिसंबर से पहले पढ़ा दूँगी। इसका MCQ, PYQ सब कुछ मैं आपको करवा के दूँगी दिसंबर एग्ज़ाम के पहले। तो आइए हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर सन 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1879 में डॉक्टर ग्रेशन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला और काशी नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया। सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घर में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार को आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन 1911 तक की खोज अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाए। 1913 ईस्वी को इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें जो जरूरी है परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से वो मैं बताती हूँ कि हिंदी के कवियों में एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर की रचना 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, डॉक्टर ग्रेशन 1879 ईस्वी में, जिसे शुक्ल अप्सर के नाम से कहते हैं, उनकी रचना मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे शुक्ल जी बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। तीसरी रचना मिश्र बंधुओं के 1913 की इस भारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया है, यह 3 भागों में प्रकाशित किया। तो एक कवियों का एक वृत्त संग्रह किसे कहा है? शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज को। और डॉक्टर ग्रेशन की रचना को कहा है बड़ा कवि वृत्त संग्रह। डॉक्टर ग्रेशन की रचना का क्या नाम है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1913 में जो मिश्र बंधु की रचना है उसे शुक्ल जी ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों तथा लेखकों का समावेश किया गया है, यह 3 भागों में प्रकाशित किया है। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी के उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता की अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे। शिक्षित जनता का जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य रूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों तक संचित ग्रंथ राशि सामने रखी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों को कालक्रम की कथा, गुथी, उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंद कर बांट देना और यह भी नहीं देखना खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, वृत्त संग्रह का इतिहास नहीं बना सकता। इस पूरे पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास जब वो लिख रहे थे, तब उन्हें ये सब की दिक्कतें हुई। जो ये रचना वो देख रहे थे उससे वो पूरी तरह से सहमत नहीं थे। इसी में वे कह रहे थे कि ये सारे रचना काल को आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंद कर बांट देना और यह भी नहीं देखना खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह का इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष पूरे छात्रों के उपयोग के मैंने कुछ संक्षिप्त नोट
तैयार किए थे, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग तथा रचना, भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना स्थिर गया। एक नियत समय पर भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी ही अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी और जहाँ तक संभव हो सका आवश्यक उपादान रखकर पूरा किया गया। तो इस पूरे पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 3 बातें इम्पोर्टेंट है। पहला तो इन्होंने शिव सी सेंगर की रचना जो है उसे कवियों का एक वृत्त संग्रह कहा। दूसरा, इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो क्रिएशन की रचना है उसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। तीसरा, मिश्रबंधु की रचना को इन्होंने जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ उन्हें बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। तो मिश्रबंधु की जो रचना थी उसमें क्या है, कवियों तथा लेखकों का समावेश किया गया है। दूसरा है, जब इन्होंने हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना स्थिर किया। एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री जरूरी समझता था, उतनी अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी और जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। ये अपने हिंदी साहित्य के प्रथम संस्करण का वक्तव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है वह है कि आदिकाल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देशभाषा की। अपभ्रंश के पुस्तकों के कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी की जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों के फुटकल दोहे हैं, जिसके अनुसार उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति की निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं, साहित्यिक पुस्तकों की 4 को बताया है और देश भाषा पुस्तकें 8 है। साहित्यिक पुस्तकों में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और देश भाषा की 8 पुस्तकों में है खुमान रासो, विशालदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमय चंद्रिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो यानी ये खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली और विशालदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल में ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उनका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। इन सभी रचना के बारे में शुक्ल जी बोलते हैं। फिर यहाँ पे मिश्र बंधुओं की रचना के बारे में भी जिक्र करते हैं। मिश्र बंधु की जो रचना थी, आदिकाल के भीतर इनकी पुस्तकों की नामावली दी गई है। कौन कौन सी पुस्तक है? भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, समाचार, पंतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी, रामा, रेवंत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपई, उपदेशमाला। इस पूरी रचना के बारे में नीचे विवरण दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। जो वीर रस से पुरानी परिपाटी के अनुसार कई द्वित्व देखकर या प्राकृत भाषा कहीं चौपाइयों को देखकर अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं, तो भाव को घाट तथा विचार को फीलिंग कहते हैं। उद्धत पद्धतों के संवत 1000 को क्या संवत 500 को भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ बात ही सावधान के लिए काफ़ी है। सहस्र सो संपूर्ण जाना।
अब शेष रही 9 पुस्तकें। 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है तथा साहित्य कोटि में नहीं आती। तो 2, 7, 9, 10 जो पुस्तक है, 2 वृद्ध नौकार, 7 जम्बू स्वामी, 9 नेमिनाथ उव्यसमाला, इन चारों पुस्तकों के बारे में कहते हैं ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और यह साहित्य कोटि में नहीं आती। तो इन चारों पुस्तकों का नाम आपको एक कॉपी में नोट करना होगा। 2, 7, 9, 10 2 नंबर में है वृद्ध नौकार, 7 नंबर में है जम्बू स्वामी रामा, 9 नंबर में है नेमिनाथ चौपई, 10 नंबर में है उव्यसमाला। इन 4 पुस्तकों को कहते हैं ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और यह साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। और 6 जो है वो योग की पुस्तक है। 6 नंबर अनन्य योग, इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने योग की पुस्तक कहा है। फिर ये कहते हैं 3 और 4 नंबर केवल नोटिस मात्र है। 3 और 4 नंबर वर्तमान और संवत्सर, ये 3 और 4 का वर्णन ही करते हैं। वर्तमान और संवत्सर जो है वो सिर्फ नोटिस मात्र है। इस प्रकार तो केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें ही बची हुई हैं, वर्णनात्मक है। एक में नंद का ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का। अब 2 पुस्तकें इसमें से कौन बची हुई है? इनमें से 2 पुस्तकों के बारे में कहते हैं रेवंतगिरी और भगवत गीता। भगवत गीता और रेवंतगिरी रासा। रेवंतगिरी रासा में गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है और भगवत गीता में कहते हैं नंद के ज्योनार का वर्णन है। भगवत गीता के संबंध में कहा है। इन पुस्तकों की नामावली से निश्चय मैंने किसी प्रकार का अंतर नहीं जान पड़ता। यदि भिन्न भिन्न प्रकार से 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण की कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। इन्होंने कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? 9 वीरगाथात्मक पुस्तकों का। एक ही काल के और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले की 2 धाराएं, निर्गुण धारा, सगुण धारा, निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा और सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा को प्रेम मार्गी सूफी शाखा में और सगुण धारा को उन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा है। इन धाराओं तथा शाखाओं का प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पे नहीं किया गया है। उनकी एक दूसरे को अलग करने वाली विशेषता अच्छी तरह से दिखाई गई है, उसे देखते ही ध्यान में आ जाएगी। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपराएं चली है उसका उपविभाग करने में कोई संगत मुझे आधार नहीं मिला। रचना के स्वरूप में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग को कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व तथा उत्तर नाम देकर 2 हिस्से में डाल देना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व तथा उत्तर आदि अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर न होने पर कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने से पहले दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों का सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों में बहुत सारी छानबीन और सूचना पर्यालोचना के आधार पर आगे चलकर शायर विभाग को कोई आधार मिल जाए, अभी तक मुझे नहीं मिला है। इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने किस तरह से आदि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण किया है। इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा
और सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा है। इन शाखाओं में इन धाराओं तथा शाखाओं की प्रतिष्ठा मनमानी ढंग से इन्होंने नहीं की है, सब कुछ देख परख के किया है। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं की किस किस रचना के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है। अनन्य योग को योग की पुस्तक कहा है। 3 और 4 पंतली, संवत्सर और वर्तमान को नोटिस मात्र कहा है। भगवत गीता को नंद का जोनार का वर्णन है। रेवंत गिरिरासा गुजरात के रेवत पर्वत का वर्णन है। ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है। इसको एक नोट्स बना के अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। इस पूरे पैराग्राफ में यही आपका जरूरी है। और ये जो 2 पंक्तियाँ हैं, तेही दिन कथा कौन मन लाई, हरि के नाम हरि चिताई। नंबर 1 के पीछे की जो रचना है भगवत गीता के बारे में कहते हैं, उसमें इस भाषा से अस्पष्ट है। तेही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई। सुमिरो गुरु गोविंद के पाँव, अगम अपार है आकर नाम। अब हम इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से लिखेंगे। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या जरूरी है। रीतिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 2 बातें रखते हैं। रीतिकाल के संबंध में ये कहते हैं कि इस काल के कवियों का परिचयात्मक वृत्तों में छायाबीन से मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास को एक पक्का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि के कीर्तन का। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों के परिवर्तन का परिष्कार भी किया है। ठाकुर दीनदयाल, राम सहाय, रसिक गोविंद के विवरणों से। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवियों को किसी मिली हुई पुस्तकों का उल्लेख नहीं हुआ, इससे तो मेरी कोई उद्देश्य हानि नहीं होगी। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। तो ये पूरे कोटेशन में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये तो आपका पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जून 24 भी लिखा है कि पूछा जा सकता था, लेकिन अब की बार नहीं पूछा गया है, तो दिसंबर में पूछा जाएगा। किन किन कवियों का उल्लेख किया है? ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। उसके बाद रीतिकाल या किसी काल के कवियों का साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। ये भी पूछा गया है किस संदर्भ में कर रहे हैं, तो रीतिकाल के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवियों की पूरी तथा अधूरी रचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी हो तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। किसी कवि की आलोचना लिखी हो तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा सा विस्तार लिखना पड़ा है, पर यह विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी तथा कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल के गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार, इस थोड़े से काल के भीतर हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। ये किसके बारे में ये किसका कथन है पूछा गया था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आधुनिक काल के गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार, थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उसको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बोल लेना समझ पड़ता था, क्योंकि ये भी जानते थे कि अगर हम किसी कवि के संबंध में अगर आलोचना करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारी बातें उठेगी। फिर भी उन्होंने आलोचना किया।
वर्तमान सहयागियों उनका जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन में डर के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल में अनेक प्रतिभासंपन्न प्रभावशाली लेखकों तथा कवियों का नाम ये मुंह से छूट गए होंगे। उसके लिए उससे भी अधिक कृतियों के विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा और प्रार्थना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी से तैयार करनी पड़ी है और इसको रूप में जो रखना चाहता था वह पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। इस बात की भी पुष्टि करते हैं। कवियों तथा लेखकों को नामोल्लेख संबंध में एक निवेदन है कि इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों तथा प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर से ही ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण के इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई। विशेषता आदि और अंत में आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई, क्योंकि वे सदा ही भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के अंतर्गत प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी भाषा काव्यों में गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश है। कुमार पार्चरित सारंगधर कृत हमीर रासु। हमीर रासु का पता नहीं है, लेकिन प्राकृत पिंगल सूत्र को उलटते पलटते मुझे हमीर रासु के युद्ध वर्णन वाले बहुत से ओजस्वी पद और छंदों की उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण विश्वास निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगर के हमीर रासु के। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि हमीर रासु के बारे में उन्हें कहाँ से जानकारी मिली? प्राकृत पिंगल सूत्र से। और यहाँ पे जो कोटेशन मैंने हाईलाइट किया है ये पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद वर्तमान लेखकों तथा कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बोल लेना समझ पड़ता था, तभी भी उन्होंने लिखा और रचना किया। फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि क्षमा भी मांगते हैं। कुछ प्रतिभा संपन्न प्रभावशील लेखकों तथा कवियों का नाम अगर छूट गया होगा तो महानुभाव से क्षमा की प्रार्थना है। तो इन सारी बातों का जिक्र वो अपने अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में करते हैं। उसके बाद आपका ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि आज वे सदा के लिए भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती हैं। हमीर रासु के बारे में जो इन्होंने कहा कि प्राकृत पिंगल सूत्र में इन्हें मिला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल के अंत में कुछ विशेष प्रवृत्ति का वर्णन थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिनमें उन प्रवृत्तियों का मूल को ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी हो जाए। धोखे में रखकर स्वतंत्र विचार का समर्थन। मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु का विनोद का उल्लेख हो चुका है और रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ के विवरण से लिया है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिश्र बंधु जो प्रकांड कवि वृत्त संग्रह जो मिश्र बंधु का उल्लेख उन्होंने पीछे किया है, जो मैंने आपको बताया, वो अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बारे में ये कहते हैं। फिर भी यहाँ सबको धन्यवाद भी कहते हैं। राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास BA को हिंदी कोविदमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी को तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रजमाधुरी शाल से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यह पुस्तक लिखने में उन्हें कहाँ से क्या सामग्री मिली है, ये आप ध्यान दीजिएगा। मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। जो भी मैंने हाईलाइट किया वो सब आप ध्यान से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ आपको एक एक बात मैं लिख कर समझा दूँगी। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण करते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक को ही काम आए।
पर आज तक मैंने कभी किसी बात के लिए ना धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे बदमाशी मानते हैं। फिर वो अब अंत में क्षमा भी मांगते हैं कि इस कार्य से मुझसे जो भूली हुई है, उसके सुधार के लिए जो त्रुटियां रह गई हैं, उसकी पूर्ति की ओर से अपराध बन पड़े तो उसकी क्षमा की पूरी आशा के साथ मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5, 1986। धन्यवाद। ये पूरी पुस्तक हो गई। मैंने आपको आज पढ़ाया है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन किन पुस्तकों से क्या लिया और इन्हें किन किन पुस्तकों से क्या क्या मिला और क्या क्या इन्होंने वर्णन किया, अपने प्रथम संस्करण के वक्तव्य में इन्होंने बताया और किन किन को धन्यवाद दिया उसकी भी इन्होंने यहाँ पे पुष्टि की। अब अगले वीडियो के लिए मैं इनका काल विभाग बताऊंगी। इनके काल विभाग का संशोधित और परिवर्धित रूप हम पढ़ेंगे। काल विभाग। धन्यवाद।